राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशखबरी ये है कि हमारा परिवार अब बढ़कर 5000 लोगों का हो गया है। हम लोगों के सब्सक्राइबर 5000 हो गए हैं। हम सभी मिलकर अब 5000 हैं। अब हम वापस आते हैं अपने काम पर जो हम कर रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें एक हमने आज से चेंज करने की कोशिश की है। आप उसमें अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमने इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अभी हम 30 लेकर चल रहे थे। इससे पहले हमने जो सेट लिया था उसमें 30 क्वेश्चंस मैथ्स के थे, लेकिन इसमें हमने कोशिश की इसको 2:1 पर ले जाया जाए, जिसमें 10 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे और 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। अब इसमें साइंस हमें डालना है, तो क्या हम इसे 40 क्वेश्चंस का कर लें। 40 क्वेश्चंस में ये लेक्चर अप्रॉक्स 1 आवर 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास ये चला जाएगा। 40 क्वेश्चंस, उसमें रेशियो हो जाएगा 2:1:1, 40 क्वेश्चन में। और वैसा ही लगभग हमें पेपर में देखने को मिल सकता है। और साइंस का आने का रीज़न ये है कि जो साइंस की वैकेंसीज़ हैं, वो साइंस की वैकेंसीज़ को अब मैथ से फिल किया जाता है, इसलिए आप लोगों को साइंस डाला गया है। तो साइंस के लिए ये नहीं सोचना हमें क्यों डाला गया है। साइंस की वैकेंसीज मैथ से फिल होती हैं, तो वो हमने सोचा है। तो आप या तो ये ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में 30 क्वेश्चंस रहने दें, या फिर हम 40 क्वेश्चंस पर चलें। बाकी थ्योरी के लिए अगर आपको देखना होगा तो फिर आपको ऐप पर जुड़ना होगा। वहाँ हम जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, जैसे ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री के 4-5 जो सेशंस हैं वो अकेले प्रैक्टिस पर लेना है। मेंसुरेशन के सेशंस प्रैक्टिस पर लेना है, वो सभी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर हम मिक्स्ड सेशंस लेंगे। थ्योरी अगर देखना है तो भी वो वहाँ पर अवेलेबल आपको हो जाएगा। अप्रॉक्स 150 वीडियोस के आसपास वहाँ रहेंगे, और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो हम लेकर चलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है कंपैरिजन का, सीटेट का 2012 का क्वेश्चन है। इसमें कंपैरिजन करने को बोल रहा है, तुलना करने को बोल रहा है। 33 1/2%, 4/15 और 0.35। अब इसमें तीनों दे दिया है। जो कंपैरिजन किया जाता है, डाटा प्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज के फॉर्म में किया जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में किया जाता है, डेसिमल में। तो हमारे लिए सिंपल होगा इसे परसेंटेज में चेंज करना। तो इसे परसेंटेज में अपन चेंज करते हैं 4/15, 15 में से 4, तो इसे अगर परसेंट में देखना है गुणा 100 करेंगे हम। 5 से काटोगे ये 20 बार कटेगा, और 5 से इसे काटेंगे 3, 80/3। 80 में 3 से भाग लगाएंगे, 8 में लगाओगे 2 बार जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 20, 6 बार जाएगा। 26% अप्रॉक्स ये आ जाएगा। 26% अप्रॉक्स ये चला जाएगा। अब 26% अप्रॉक्स, और इसमें 100 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 35%। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है। सबसे बड़ा कौन सा है? 0.35 सबसे बड़ा है। 0.35 सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है हमें। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है। अगर 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है तो दुकानदार के हाथ से गया कितना? दुकानदार के हाथ से गए 4 आर्टिकल, क्योंकि वो खरीद के लाया था 4 आर्टिकल। जब दुकानदार 4 आर्टिकल खरीद के लाया तो उसको जो कॉस्ट प्राइस लगेगा वो भी कितने आर्टिकल का लगेगा? 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लगेगा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना? 4। लेकिन मिला उसको कितना? डिस्काउंट कितना दिया उसने? डिस्काउंट दिया 1। डिस्काउंट दिया 1 आर्टिकल, तो उसका डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? उसके डिस्काउंट परसेंट पर हम जाएंगे 1/4 गुणा 100। ये कितना हो जाएगा? 25%। अब एक बात समझना आप, यहाँ पर ये हमने 4 आर्टिकल्स क्यों किया? जैसे बाय 2 गेट 3 ऑफ़र रहता है, और कहीं शॉप पर लिखा रहता है बाय 3 गेट 4। ये वही ऑफ़र है, बाय 3 गेट 4। मतलब 1 आर्टिकल आपको वो फ्री दे रहा है। अब 1 आर्टिकल फ्री दे रहा है, आप दुकान पर जाओ और उससे बोलो कि ये फ्री वाला आर्टिकल हमें दे दो और बाकी की कॉस्ट हमें पे नहीं करनी है, आप तो फ्री वाला दे दो। तो दुकानदार को क्या वो जो फ्री आर्टिकल दे रहा है वो फ्री में पड़ा था?
नहीं पढ़ा था उसकी कॉस्ट वो किस में शामिल कर रहा है, बाकी बचे हुए आर्टिकल्स का जिनका आप पे कर रहे हो। तो पे कितने का कर रहे हो आप, 3 का, लेके कितने जा रहे हो, 4। तो दुकानदार को जो कॉस्ट लगी है वो कितने की लगी है, 4। 4 में से वो क्या दे रहा है, 1 फ्री दे रहा है। तो 4 में से 1 फ्री मतलब कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो 25% डिस्काउंट दे रहा है। ये बिल्कुल धनिया और मिर्ची वाली बात है कि आप सब्जी लेने जाते हो, 2 पत्ती धनिया की डलवा लेते हो, मिर्ची डलवा लेते हो, और वो जो ठेले वाला होता है वो खरीद के लाता है, वो फ्री में नहीं लाता है। तो वो सप्लीमेंट हो जाता है, फ्री आर्टिकल हो जाता है, उसकी कॉस्ट प्राइस जरूर रहती है। तो हम उसे यहाँ पर कैलकुलेशन में लेकर चलेंगे। एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप हमेशा होता है। अब देखो अनुपात अगर नहीं है, अनुपात रहित है, अनुपात नहीं है। अगर अनुपात नहीं है तो लिखा कैसा होगा नंबर, अनुपात नहीं है तो लिखा होगा नंबर 2.0 करके लिखा हो, या डेसिमल में भी लिखा हो, वो कैसा होगा, एंडेड होगा। वो पुनरावृत्ति में नहीं होगा, वो एंडलेस नहीं होगा। तो सबसे पहले जो एंड वाले जो ऑप्शंस हैं उनको तो हटा ही दो। पुनरावृत्ति युक्त बिल्कुल भी नहीं होगा, पुनरावृत्ति युक्त, पुनरावृत्ति रहित, अंत युक्त, अंत होगा, बिल्कुल ठीक है, पुनरावृत्ति रहित होगा, ठीक है। लेकिन पुनरावृत्ति की तो बात ही नहीं आएगी, वो कैसा होगा, अन्य युक्त नहीं, ये अंत युक्त होना चाहिए, अंत युक्त होता है। पुनरावृत्ति युक्त और रहित की तो कोई बात ही नहीं आएगी, अंत रहित तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अंत युक्त होगा लेकिन पुनरावृत्ति रहित होगा, पुनरावृत्ति उसमें नहीं होगी लेकिन अंत होगा, वैसा नहीं लेकर चलेंगे। जो शुद्ध ऑप्शन मानकर चलेंगे वो हम मानकर चलेंगे अंत युक्त होता है, उसका अंत हो जाता है अगर वो रेशियो के फॉर्म में नहीं है, संख्या का दशमलव रूप है। जैसे ले लिया 2.2, तो इसे क्या बोला जाएगा, अंत युक्त ये होगा। अब चलते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है -3/√3 माइनस का √2। अब आप इस क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है गुणन प्रतिलोम बताना है। अब गुणन प्रतिलोम तो आप तब बताओगे जब ये आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ हम डायग्राम में इसमें देख रहे हैं हम क्वेश्चन को, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, करते हैं स्टार्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हर का परिमीकरण। क्यों करना, क्योंकि रूट में नंबर हमें नहीं देखना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसे हम हटाते हैं। हर के परिमीकरण में आपको लाइन कौन सी याद रहती है, नीचे की संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होता है a² - b² का क्या होता है, a + b और a - b। अभी a - b है हमारे पास, हमें ज़रूरत है a + b की, इसीलिए संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। √3 + √2 नीचे और √3 + √2 ऊपर। देखो नीचे क्या बनेगा, a² - b², √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्या बचेगा 1। नीचे तो कहानी ख़त्म, ऊपर क्या बचा, ये ऊपर बचेगा √3 + √2। अब अपन से बोला गया है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। गुणन का विपरीत क्या होता है, मैथ्स में अगर देखा जाएगा गुणन का विपरीत होता है भाग, तो हमें इसका क्या बताना है, भागरूप बताना है। तो इसका भागरूप क्या होगा, इसी संख्या का भागरूप हो जाएगा माइनस एज इट इज़ रहेगा 3 और √3 + √2, ये इसका भागरूप हो जाएगा। तो भागरूप में अगर इसे लिखना होगा तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, -1/3 ब्रैकेट के अंदर √3 + √2, ये इसका भागरूप बनेगा। गुणन में प्रतिलोम, गुणा का उल्टा होगा भाग। चलते हैं आगे, थ्योरी में समझाया इनको बहुत अच्छे से। अब यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे। अब देखते हैं 3 विषम संख्याओं का गुणा करेंगे तो सम संख्या मिलेगा। कर लेते हैं 1, 3 और 5 का गुणा, कितना आ जाएगा 15।
15 एक विषम संख्या है, पहला बिल्कुल गलत। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर हमेशा सम संख्या होता है। एक सम संख्या 8 में से 5 घटा दो तो 3 मिल रहा है, सम संख्या होता है? बिल्कुल नहीं होता है। दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल, दो विषम संख्या 3 और 5 और एक सम संख्या 4, 5 और 3 8 और 4 12, वो बोल रहा है एक सम संख्या मिलता है, बिल्कुल मिल रहा है। तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है, यही तो किया है। 1 3 5 को जोड़ दो, 1 3 5, 4 और 5 9 होगा, एक विषम संख्या मिल रही, ये भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। अगर दो ऑप्शन आंसर आ जाते तो फिर से हम दूसरी कोई वैल्यू पुट करके देखते और इसे चेक कर लेते। उम्मीद है ये अब आपको सरल लगा होगा और इस तरह के क्वेश्चन सरल होते हैं और पूछे जाते हैं, तो आपको उनसे डरना नहीं। अब चलते हैं अनवसानी आवर्ती संख्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वही बोला जा रहा है इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। आवर्ती संख्या 0.1 2 3 पर बार के बराबर भिन्न है। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है? इसे लिखने का तरीका होता है, जो नंबर लिखा है उसे एज इट इज़ लिख दो, जिस पर बार नहीं लगा है वो घटा दो, जिस पर बार लगा है उसके लिए नीचे 9, और अकेले एक अंक पर बार लगा है एक 9 आ जाएगा, 2 पर नहीं लगा है उसके लिए आ जाता है 0, जिस पर बार नहीं लगा है वो घटा दिया जाता है। 123 में से 12 घटाओगे आ जाएगा 111 और नीचे आ रहा है 900। अगर हम 3 से दोनों को विभाजित करें तो ऊपर बनेगा 37 और नीचे बनेगा 300। ये हमारा सरल रूप आ जाएगा इसे सॉल्व करके। 37/300 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 की घात 71 72 73 प्लस में 5 71 बार यहाँ है, 72 बार यहाँ है, 73 बार यहाँ है, मतलब 5 71 बार तो सभी जगह पर है। यहाँ से निकाला, यहाँ क्या बचा? पूरा बाहर चला गया, एक ही बचा। यहाँ 72 बार था, एक बार यहाँ बचेगा, यहाँ 73 बार था, 2 बार यहाँ बचेगा। सिंपल बात, वर्ड्स के फॉर्म में समझ आ रही है। 5 71 बार यहाँ पर है, इसे जोड़ोगे 25 और 5 30 और 1 31। अब इससे जो संख्या बनेगी वो या तो 5 से कटेगी या 31 से कटेगी, या 31 गुणा 5 करें, 31 गुणा 5 करें 155 होता है। तो इनसे ये कटेगी, 5 से 25 से 125 625, उसमें गुणा कर दो 31 का, उससे कटेगी। देखो ये 0 आ रहा है और 0 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। 0 का मतलब होता है 5 के साथ में 2 का आना, तो वैसा कहीं हो ही नहीं रहा है। 5 के साथ में 2 आ ही नहीं रहा है क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं कहीं पर भी, तो ए सी और डी अपने आंसर बन ही नहीं सकते। अब बचा अकेला 155 और आपको पता है 31, अगर इसमें से एक 5 निकाल दें तो ये 155 बन जाएगा और ये 155 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 1/3 में कितने 1/6 हैं? सॉरी, एक चीज़ और, एक टीचर हैं वर्षा नाम से, उनका कमेंट आया था शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर, और वो बिल्कुल ठीक था। हमने उसमें जो क्वेश्चन पढ़ना था वो थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था और उसका सॉल्यूशन बता दिया था। सॉल्यूशन एकदम करेक्ट था, बस हमारा क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा गलत हो गया था उसमें, तो उनने अपना कमेंट ही डिलीट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, और हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाएँ। आप कमेंट करें, उसमें जहाँ गलती होगा बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और ये कैलकुलेशन है और देखने का बिल्कुल हो जाता है, हमारा ईगो हर्ट नहीं होता है। आप लोग मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, हम आपका टाइम ले रहे हैं। यदि कहीं पर भी कुछ भी लगता है आप बिल्कुल बोलें, हम उससे करेक्ट करेंगे। गलतियाँ सभी से हो सकती हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर हम इंसान ना होते, गलतियाँ नहीं करते, तो देवताओं की तरह तस्वीरों में टांग दिए जाते। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हम नाराज़ हो जाएंगे, हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। हम कोई महाराज नहीं है, एक सिंपल से व्यक्ति हैं जो अपनी गलतियों को अच्छे से स्वीकार करते हैं। तो वर्षा, रिक्वेस्ट है कि जब भी कहीं पर लगे तो वो तुम ज़रूर डालो, और हम ना तो नाराज़ होते हैं ना ईगो हर्ट होता है हमारा। चलते हैं 3 1/3 में कितने 1/6 आते हैं? अब इसमें देखना है 3 1/3 में 1/6 कितनी बार आ रहा है। देखो कोई भी संख्या कितनी बार आती है, जैसे 3 अगर 2 बार आया तो कितना हो जाएगा? 3 और 3
6। 3 अगर 3 बार आया, 3 3 3, चाहे आप गुणा कर दो या जोड़ दो, यही आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। इसी तरह से योग सिखाया जाता है, टेबल सिखाई जाती है, टेबल इसी तरह से सिखाई जाती है, गुणा करना भी इसी तरह से सिखाया जाता है। तो हम यहाँ पर उसी लाइन का यूज़ करेंगे। 1/6 कितनी बार आ रहा है, x बार, किस में, 10/3 में। 3 से इसको काटोगे 2, 2 से यहाँ गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 20। कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर। यदि x टू द पावर, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन कर लेते हैं हम जल्दी से, रिपीट हो गया है फिर भी। 2x + 1 216 मतलब 6 टू द पावर 3 और ये है 6 टू द पावर 2। ये यहाँ जाएगा, जुड़ जाएगा 6 टू द पावर 5 और ये होगा 6 टू द पावर 2x + 1। आधार समान, बीच में बराबर का चिन्ह, तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। आपको एग्जाम्पल लेके बताया था 6² किसके बराबर होगा, 6² के बराबर। जब आधार बराबर है, संख्याएं बराबर हैं, तो उनकी जो पावर है वो भी कैसी होगी, बराबर। तो ये पावर अपन बराबर लिख दें, 2x + 1 = 5। इसे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। x का वैल्यू आ जाएगा 2, x = आ जाएगा 2, x = 2 हमारा आंसर होगा। हम इसे पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन को, तो x = 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक होगी। 250 रुपये का प्रत्येक पैकेट यहाँ रहा है, 250 की प्रत्येक वस्तु यहाँ आ रही है। यहाँ कितने पैकेट हैं, 200 पैकेट हैं और यहाँ कितनी दर्जन है, 20 दर्जन है। बस इतना पूछा था, आपको दर्जन आता है या नहीं आता है। तो एक दर्जन में कितना होता है, 1 डजन में होता है 12। तो ये कितना हो जाएगा, 240 आर्टिकल्स हैं, 240 वस्तुएं यहाँ हैं, 200 यहाँ पर हैं। तो 200 सेम रेट पर मिल रहा है, तो 240 में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो जो इनपुट कॉस्ट होगा वो 240 में ज़्यादा आ जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन में ज़्यादा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। केवल 2 में लागत अधिक है, 2 में लागत अधिक है, ये हम कह सकते हैं कंपैरिजन का। ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते। बड़ा ही फेमस ट्रेडिशनल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमें लगा कि इसको ले लेते हैं, एक बार आपको समझा देते हैं। तो 1-2 बार आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा, तो आपको आगे भी ये याद रहेगा। a + b कितना है, a + b मिल के कर रहे हैं 10 दिन में, b + c मिल के कर रहे हैं 15 दिन में। और ये बड़ा फेमस है, आपको कहीं पर भी मिलेगा। सॉल्यूशन कुछ इसी तरह से करना है, कहीं पर से मतलब है दूसरे किसी भी टॉपिक में इस तरह से, x + y, y + z, z + x, इस तरह से तीनों का एलसीएम लोगे आ जाएगा 60। 60 काम है, ए और बी मिलके कर रहे हैं एक दिन में 6, बी और सी मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 4 और सी और ए मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 3 काम। तीनों अगर मिल जाएं, ये पूरा देखा जाए, ए बी और सी कितनी बार आ रहे हैं, इसमें 2 बार आ रहे हैं। जोड़ोगे इन तीनों को, ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, 2 बार ए बी और सी आ रहे हैं, 6 4 10 और 3 13। तो एक बार देखा जाएगा, अगर ए बी और सी मिलकर काम करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा काम कितना कर रहे हैं, 13 का आधा 6.5। अगर ये 6.5 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, अब आप ध्यान देना, पहले वाले रिलेशन में क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 6, लेकिन तीनों तो कितना कर रहे हैं 6.5। तो सी अकेला कितना कर रहा है, 6.5 के बाद बचा कितना, आधा ही तो बचा। तो वो आधा काम कौन कर रहा है, सी। जब ए और बी 6 कर रहे हैं इसमें से, तो आधा कौन कर रहा है, सी। वो क्या पूछ रहा है, उसी कार्य को सी कितने दिन में अकेले करेगा, एक दिन में आधा कर रहा है। काम कितना करना है, 60 करना है उसे। तो सी के लिए हम सॉल्व करेंगे, 60 करना है, आधे आधे से उसे कितना टाइम लगेगा, 5 से काटोगे 12 पंजे 60, उसे लगेगा 120 दिन। 120 दिन का मतलब ऑप्शन नंबर। और यही पैटर्न रहता है, आपको अगर इस तरह से दे x + y, y + z, z + x, वो कुछ भी दे कि l m, आपको बस यूं ही सॉल्व करना है। अलजेब्रा में भी x + y + z, l + m +
एंड और फिर डिवाइड करके सॉल्व कर देना है, आपका काम हो जाएगा। कहीं पर भी इसी तरह से एवरेज एज वगैरह कहीं पर भी आए इसी तरह से इसको ले जाकर सॉल्व करना है। यहाँ भी हमने इसी तरह से किया है। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 को x माइनस वाई से भाग लगाया जाता है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लें, इसको सिंपल लिखना और आपको ये दिखना चाहिए x टू दी पावर 4 और y टू दी पावर 4, इसका मतलब है x टू दी पावर 2 का पावर 2। और ये तो फॉर्मूला ऐसा है कि इसके बिना आपका पेपर कभी हो भी नहीं सकता। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अभी लिखा था फॉर्मूला, लेकिन फिर से ये वैसा ही फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसे क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहला वाला स्टेप एज इट इज लिख दिया अपन ने, दूसरे वाले स्टेप को a प्लस बी और a माइनस बी। ये सिंपल फॉर्म है। अब हम बोलेंगे इसको x माइनस वाई से भाग दिया जाता है, इससे भाग दे दिया तो इससे भाग दे दिया, पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है। देखो अगर किसी को लग रहा है सर पूरा नहीं जा रहा है ये बच रहा है, तो आप समझना अगर 12 को हम इस तरह से लिख लें 1 2 3 और 2 और इसे हम भाग लगा दें 3 से ये कट जाएगा, ये ऊपर 12 लिखा है 3 से ये कट जाएगा। अभी कितना आया आंसर 4 आया। तो क्या हम बोलेंगे पूरा भाग गया? बिल्कुल गया है पूरा भाग। हर से अगर ऊपर कोई भी पार्ट कट जाए तो बोलते हैं पूरा भाग चला गया। शेषफल क्या बचेगा 0। 3 से अगर 12 में भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचता है 0, पूरा भाग चला गया। तो x माइनस वाई कट गया, ये बचा भागफल। देखो 2 दूनी 4 बचा भागफल। 3 से 12 में भाग लगाओगे कितनी बार गया 4 बार गया, तो भागफल क्या आया 4 आया। तो x माइनस वाई से इसमें भाग लगाओगे, शेष जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा भागफल, ये पार्ट होगा भागफल। शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं, तो सबसे पहले शेषफल 0 वाले ऑप्शन सही रहेंगे, बाकी गलत रहेंगे। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन दोनों में भागफल क्या है 0 है। अब देखा हमने तो इनटू करके दे रहा है, तो अपन भी सॉल्व कर देते हैं। ये वाला पार्ट तो कट ही गया है। भागफल देखो अपन निकाल लेते हैं, x का इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस x का इसमें करोगे x वाई स्क्वायर, और y का करने जाओगे पहले x में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला ऑप्शन आंसर होगा। एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, ये अपना क्या बनेगा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है इसमें बस जो डिवीज़न का बेसिक था, भागफल क्या बचता है शेषफल क्या बचता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे वो नहीं बचेगा, आप उसे सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड से व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये तो फॉर्मूला ही दिख रहा है, इतना आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, इतना आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस है, इसमें से माइनस हम बाहर निकाल कर लिखेंगे तो क्या दिखेगा x माइनस वाई का एक गुणनखंड पूछ रहा है। बस जैसा दिख रहा है हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, हम ऑप्शन की तरफ गए ही नहीं है अभी क्या कैसे है। अब x माइनस वाई यहाँ पर, x माइनस वाई यहाँ पर, अपन एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के x माइनस वाई बाहर लिख लेते हैं। ये लिख लिया x माइनस वाई। इस ब्रैकेट में से क्या बचेगा? इस ब्रैकेट में से बचेगा x माइनस वाई, x माइनस वाई, माइनस लगा है बीच में x माइनस वाई, ये तो पूरा ही चला गया तो क्या बचा 1। अब इसके 2 पार्ट बन गए, x माइनस वाई एक पार्ट बन गया और दूसरा पार्ट बन गया x माइनस वाई माइनस 1। क्या बोल रहा है? का एक गुणनखंड है, इसके 2 पार्ट है x माइनस वाई माइनस 1। तो x माइनस वाई माइनस 1 अपन को एक ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो बस हमें सॉल्व करने के लिए कदमों को बढ़ाना है, खुद को रोकना नहीं है। गलत होता ही नहीं है मैथ्स में कुछ, जब तक हम ज़बरदस्ती अपनी थ्योरी ना लगा दें तब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। आप उसे सॉल्व करें, बस आप जो मैथमेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग गलत नहीं होना चाहिए। एक और सवाल आ गया, अच्छा हरियाणा टीईटी का 2014 का ही क्वेश्चन है। ये एक्सप्रेशन है, जब बेसिक आपको सिखाया जाता है ना सीरीज़ में या इस तरह के फ्रैक्शन में, जब बेसिक सिखाया जाता है
तो उस बेसिक में ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप अगर हम इस क्वेश्चन को x मान लें, इस क्वेश्चन को अगर हम x माने तो x इज इक्वल टू क्या लिखने में आएगा 5 + 1/। देखो नीचे अगर हम इसको छिपा लें तो नीचे फिर से वैसा ही पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, और इस क्वेश्चन को हमने क्या माना है, इस क्वेश्चन को माना है हमने x। तो ये हो जाएगा x² प्लस इज इक्वल टू 5x + 1। एलसीएम लोगे आप, सॉल्व करोगे, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, ऊपर ये 1 बचा रहेगा, x का इंटू यहाँ ये x²। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, x² - 5x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या आ जाएगा, जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c से कंपैरिजन अगर करोगे तो क्या कहानी बनेगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा -5, c इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन लिखने। अब इनसे पता चल रहा है सॉल्यूशन किससे लिखना है, श्रीधराचार्य से लिखना है। तो लिख देते हैं, श्रीधराचार्य जी क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2। लिख देते हैं हम x -b कितना है, b -5 है, फिर से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस √b², 5 का स्क्वायर 25 -4a और c की जगह क्या है 1 है, यहाँ -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 1 और ये -1, और नीचे क्या है 2a, a की जगह 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या आ जाएगा 5 ± √25 + 4/2, ये आ जाएगा। अब ये 5 के प्लस में है तो माइनस में आंसर जाने से बेहतर क्या लिखा जाएगा, इसको हम प्लस में ही लिख देते हैं। प्लस में लिखेंगे तो ये हटेगा और प्लस में लिखने में आ जाएगा √29/2। तो 5 + √29/2 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, बस सॉल्व करना था बेसिक से। ये इसका बेसिक होता है और बेसिक से आंसर आ जाएगा आराम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है ज्योमेट्री में एंगल AOC का मान बताना है। A से O पर जाना है, O से C पर जाना है। चल देते हैं, A से O जाना है, O से C जाना है, ये पूछ रहा है। अब देखो AO ये त्रिज्या, OB त्रिज्या, ये दोनों क्या होंगी बराबर, ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये बराबर, ये 40 तो ये भी 40, 40 और 40 80, त्रिभुज में पूरा 180। अगर 40 और 40 80 हो गया तो ये कितना बचा 100 डिग्री बचा, 100 डिग्री आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 आंसर बनेगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये तीनों क्या ले रहा है बराबर, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है सेंटर की तरह। कैसे सेंटर की तरह, ये देखो कुछ इस तरह से इसका अच्छा सा सर्कल अगर बनाओगे, ये कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा और ये क्या बनेगा, ये है व्यास, क्योंकि एक आर इस तरफ है एक आर इस तरफ है, दोनों बराबर हैं तो ये बनेगा व्यास। और ये भी क्या है रेडियस है, ये आर और ये आर, और ये बन रहा है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है समकोण होता है। ये हम ट्रायंगल में पढ़ा दिए हैं, सर्कल में हम स्किप कर दिए थे, हमें लगा हम पढ़ा चुके हैं, तो ये ट्रायंगल में हम पढ़ा चुके हैं। आप थ्योरी में जाकर देखेंगे मिल जाएगा ये। तो यहाँ हम इसे देखें, ये बन रहा है अर्धवृत्त का कोण समकोण। अगर ये अर्धवृत्त का कोण समकोण है, PS = SQ = SR, ये कंडीशन ही रहती है। ये 54 है, अगर 54 है तो अर्धवृत्त का कोण समकोण है, ये 54 तो ये बचेगा कितना 90, ये हो गया एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 में से 90 हटा दो तो बचा 90, 90 में से 54 यहाँ पर आ गया तो 54 के बाद बचा कितना 36 डिग्री बचा। अब 36 डिग्री बचा, ये आपको पता चल गया। और ये हमने बहुत अच्छे से सिखाया है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी, संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये 36 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी 36 डिग्री बनेगा।
ये भी 36 डिग्री बनेगा क्योंकि दोनों साइड कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये 36 डिग्री बनेगा। ऑप्शन देखो 36 डिग्री कहीं पर है, बिल्कुल है ऑप्शन 36 डिग्री, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बताएं यदि बहुभुज की 20 भुजाएं हैं। 20 भुजाएं हैं, सिंपल क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। जो सभी कोणों का योग है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 कितना, 20 में से 2 जाएगा, 18 बचेगा। 18 का वर्ग अगर देखोगे तो 18 का वर्ग होता है 324 और एक जीरो आएगा, 32 40 हमारा आंसर बन जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं तो हम रुकेंगे भी नहीं। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दोगुना है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये बना लिया हमने समकोण, एक एंगल थोड़ा सा दूर की तरफ बनाया, ये x है तो ये कितना होगा 2x और ये कितना है 90 डिग्री। भाई एक 90 हो गया, दो दूसरे जो बचे उनका योग कितना होगा, उनका योग होगा 90। तो x और 2x को मिलाओगे कितना हो जाएगा 3x, ये बनेगा 90। तो एक x कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री आ गया, आपके लिए कहानी और भी आसान हो गई। अब वो क्या बोल रहा है, इसके कर्ण की लंबाई 10 है, कर्ण की लंबाई 10 है। अगर हमने थोड़ी सी भी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये दोनों हमें निकालने हैं। इसका लंब AB है, आधार BC है। अब देखो लंब और आधार से ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर देखा जाएगा, लाल बटा कक्का के हिसाब से देखा जाएगा तो ये लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या है, साइन है, और आधार बटा कर्ण क्या है, कॉस है। अगर साइन से हम जाएं तो लंब बटा आधार, लंब कितना, इसे L लिख दो और इसे आधार को A लिख दो, स्मॉल में लिख देते हैं। हो जा भाई साफ, इसे L लिख दो, इसे A लिख देते हैं L। साइन थीटा लगाया, साइन थीटा कितना, एंगल कितना आएगा 30 आएगा। साइन थीटा लगाया, साइन 30 कितना होता है 1/2 और ये होगा लंब बटा कर्ण कितना 10। L कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ गया L 5, ये आ गया 5। ठीक, फिर उसके बाद आधार निकालना है हमें, फिर लगा दें हम कॉस। कॉस 30 कितना होता है √3/2 और ये होगा आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना 10, 2 से काटोगे 5, A = क्या आ जाएगा 5√3। अब लगाते हैं हम रिक्वायर्ड क्षेत्रफल, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना A और हाइट कितना L, ये कितना आ जाएगा 5√3 और 5 25√3 और नीचे कितना 2, 25√3/2, 25√3/2। ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री भी लगा दी है। अगर हम नहीं भी लगाते तो भी हमारा काम आसानी से तो बनने वाला नहीं था, क्योंकि एंगल्स दिए थे और हाइपोटेनस दिया था, कर्ण दिया था, तो फिर हमें इस पर जाना ही पड़ता जिससे क्वेश्चन इजी हो जाता। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में भी पढ़ी हुई है। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता होती है। इसके पास एक पानी की टंकी है जिसकी माप कितनी है 20, 15 और 6। अल्टीमेटली इसको देखें कितना, 15 छक्के 90, 9 दूनी 18, 1800 मीटर क्यूब की ये टंकी है। इसमें पानी कितना आएगा 1800 गुणा 1000, ये पानी आएगा। ये पानी है, एक व्यक्ति कितना पानी ले रहा है 150 लीटर, 150 लीटर ये पानी लिया, ये एक व्यक्ति का पानी है, तो एक व्यक्ति को ये इतने दिन चल जाएगा। लेकिन व्यक्ति कितने हैं 4000, तो सभी को कितने दिन चलेगा ये देख लेते हैं हम। 15 चौक कितना आएगा 60, 60 से 180 को काटोगे कितने दिन चलेगा सभी के लिए 3 दिन। एक व्यक्ति को कितने दिन चलता, 150 से भाग लगाते तो एक व्यक्ति का पता चल जाता है। जनसंख्या कितनी है 4000 है, नीचे फिर 4000 लिया, सभी व्यक्ति को कितने दिन चलेगा ये पानी 3 दिन। एक बार टंकी भर दो 3 दिन चल जाएगी, ये आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, एक शंकु और एक गोले की त्रिज्याएं तथा आयतन समान हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है।
शंकु के और गोले की त्रिज्याएं बराबर हैं और आयतन भी बराबर है। आयतन अपन बराबर लिखते हैं, शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आएगा 4/3, आयतन बराबर है पाई आर क्यूब। आर यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, कट गया, ये पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये बचा एच और नीचे आर। ये कितना आ रहा है 4। क्या जानना चाहता है, गोले की ऊंचाई और गोले का व्यास, व्यास मतलब 2r, तो h/2r, नीचे 4/2, 2:1 पंजाब टीईटी का क्वेश्चन सॉल्व। अब चले हम आगे की तरफ। ये थे 20 क्वेश्चन हमारे, 21वां क्वेश्चन हमें पहुंचा रहा है कहाँ पर, पेडागोजी पर। अब स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट पर के तौर पर लेकर चल रहे हैं। आपको कैसा लगा ये एक्सपेरिमेंट, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। देखते क्वेश्चन, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है, निगमन, योजना, संश्लेषण और लास्ट ऑप्शन दे रहा है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों होगा, क्योंकि सूत्रों की स्थापना के लिए जो हम विधि यूज करते हैं वो विधि होती है आगमन विधि। आगमन विधि में हम क्या करते हैं, आगमन विधि में करते हैं विशेष से जो सूत्र होते हैं आगमन विधि के, आगमन विधि में बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जाते हैं और एग्जाम्पल से एक रिजल्ट तैयार करके दे दिया जाता है। और जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं पर्टिकुलर। आपने लिया, मान लो आपने एग्जाम्पल ले लिया 500 रुपये पर 10% की रेट से 1 साल का ब्याज 50 रुपये, ये एक एग्जाम्पल लिया। तो विशेष है ये 500 रुपये 1 वर्ष और इंटरेस्ट आपको कितना मिला 50 रुपये। दूसरा एग्जाम्पल 2000 रुपये पर 10% की रेट से 2 साल का ब्याज 400 रुपये है, ये दूसरा विशेष एग्जाम्पल ले लिया। जब हम इस तरह के सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम्पल लेकर हम क्या करेंगे, जब इन सभी को मिलाकर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, विशेष से हम क्या कर रहे हैं, सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण का मतलब होता है एक ऐसे रिलेशन पर जिसे हम कहीं पर भी ले जाकर यूज कर लें उसे कहा जाता है विशेष से, उसे सामान्य कहा जाता है। फिर उदाहरण से नियम, तीसरा सूत्र विशेष से प्रत्यक्ष से प्रमाण, प्रत्यक्ष से प्रमाण। और कोई सूत्र बनता है, और कोई सूत्र बनता है, और सूत्र क्या है, जो दिख रहा है वो एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को क्या कहा जाता है, जो एग्जाम्पल दिखते हैं उन्हें कहा जाता है मूर्त रूप। मूर्त से कहाँ पहुँचेंगे हम, अमूर्त पर, किसी विशेष एग्जाम्पल पर ना जाके एक फॉर्मूले पर जाएंगे। जो अमूर्त होगा उसे अमूर्त माना जाता है क्योंकि वो किसी विशेष शकल पर नहीं होता है। ये आगमन के सूत्र हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। आगमन विधि में उदाहरण लेकर फॉर्मूले पर पहुंचा जाता है और इसी के साथ स्टार्ट होता है फिर वहाँ से निगमन विधि, जिसमें फॉर्मूले को लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत मेथड में आते हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि एक बार हम जब फार्मूला सीख जाएं तो हमें फार्मूले से करना बेहतर होता है, टाइम वगैरह बचता है। आगमन बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड माना जाता है। पाई इज इक्वल टू 3.1416 की खोज किसने की। अब ये तो आपके लिए बड़ा सिंपल सा आंसर है। पाई के जो सन्निकट मान है वो किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। सबसे पहले इनने बताया था जो पाई है वो अनुपात है वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का। और इनने क्या दिया था, और इनने आर्यभट्टियम दिया था जिसको 4 पार्ट में फिर से देखा गया। आर्यभट्टियम के 4 पार्ट कौन थे, ये आपको पढ़ाया, यूट्यूब पर लेक्चर पड़ा हुआ है पूरा, फिर भी हम बोलकर बता देते हैं। आर्यभट्टियम
आर्यभट्टियम आप लोग लिख लेना। इसके चारों पार्ट गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद, ये सब आप वहाँ से देख लेना। फिर उसके बाद आर्य सिद्धांत दिया, आर्य सिद्धांत, फिर पाई का वैल्यू, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या दिया, त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट साइन और कोसाइन के बारे में जानकारी दी थी, शून्य के बारे में बताया था, इसलिए शून्य की खोज माना जाता है, लेकिन खोज नहीं बोलेंगे हम। और फिर दिया था बीजगणित, अलजेब्रा में बीजगणित में क्या दिया था, बीजगणित में जो आप सीरीज पढ़ते हैं, सीरीज कौन सी पढ़ते हैं, एक तो जनरल अर्थमेटिक सीरीज होती है, दूसरी सीरीज होती है स्क्वायर वाली सीरीज और क्यूब वाली सीरीज। जो स्क्वायर वाली सीरीज होती है n+1 to n+1 अपॉन 6, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, और क्यूब वाली सीरीज n इंटू n+1 का होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो लिख देते हैं हम 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक। ये जो सीरीज होती है इसका रिलेशन आपने क्या पढ़ा है, n+1 2n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6। एक 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये आर्यभट्ट की ही देन है। n क्यूब ये होता है n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जो नॉर्मल सीरीज आती है 1 + 2 + 3 अप टू n तक जो सीरीज आती है, इसका जो योग होता है n इंटू n+1 अपॉन 2 होता है। इसी का स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। ये आर्यभट्ट जी ने बताया था। ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान आर्यभट्ट जी के थे। और आर्यभट्ट जी के बाद इंडियन मैथमेटिक्स में बाढ़ आ गई थी। बाढ़, भास्कर वगैरह ये सभी इनके अनुयायी थे जिन्होंने इस पर काम किया था। आप लेक्चर जाकर देखना, एक लेक्चर और आपको मिलेगा जिसमें इंडियन मैथमेटिशियंस और जो यूरोपियन और बाकी अदर थे वो सभी मिलाकर हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखते हैं वैन हेले। वैन हेले मॉडल, वैन हेले ने क्या दिया था, वैन हेले ने मॉडल दिया था कि जो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में ज्योमेट्री को किस तरह से सीखते हैं। वैन हेले ने मॉडल दिया था ज्योमेट्री को बच्चे किस तरह से सीखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में 2019 में, वैन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह भिन्न स्थानीय मान, संख्या की संकल्पना, ज्यामितीय चिंतन। तो उन्होंने बताया था ज्यामितीय चिंतन को लेकर उन्होंने जानकारी दी थी। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात हो जाती है, आप सभी से ये आंसर बनता, लेकिन कुछ अच्छा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो वहाँ आप क्या करेंगे, उसके लिए हमें तैयार करना है। तो थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। वैन हेले ने जो मॉडल दिया था, बच्चे उसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को क्या होता है, विजुलाइजेशन होता है। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं। बच्चों को विजुलाइज होता है, बच्चे देखते हैं, और ये देखने की स्टेज होती है, देखना। फिर उसके बाद होता है एनालाइज। एनालाइज, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें उनमें थोड़ी सी समझ आती है, वो प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। देखकर वो क्या करते हैं, देखकर जैसे छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, आधा सर्कल, तो वो क्या करेंगे, उन शेप्स को सर्कल के शेप्स में डाल देंगे, अलग कर देंगे। अगर आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया, चतुर्भुज बनाया, तो वो उनको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। सेकंड जो स्टेज आती है एनालिसिस, इसमें वो प्रॉपर्टीज़ को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है उसको वो समझने लगते हैं। थर्ड आता है इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल जो डिडक्शन होता है उसमें जो बच्चे प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ में रिलेशन बनाने लगते हैं, प्रॉपर्टीज़ और
रिलेशंस को समझने लगते हैं। ये स्क्वायर है, इससे अगर रेक्टेंगल बन गया तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा? तो रिलेशन अगर वो बना रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बच्चे अपनी कौन सी स्किल को बढ़ा रहे हैं, ड्राइंग स्किल को वो बढ़ा रहे हैं, बनाने की प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो रिलेशंस भी अब रिलेट भी करने लगे हैं एक चीज़ को दूसरे चीज़ से। अगर वो रिलेट करना सीख गए हैं तो आप ये समझ जाएं कि वो उसका यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मल डिडक्शन आ जाएगा, और फॉर्मल डिडक्शन का मतलब होगा वो क्या करने लगेंगे, यहाँ पर वो निगमन करने लगेंगे, वो निगमन करने लगेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि वो निगमन तभी कर सकते हैं जब उनने ड्राइंग सीख ली है और जो प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशन बना लिए हैं। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, एनालिसिस वो सीख जाएंगे, सॉरी एनालिसिस सीखने की जगह हम क्या बोलेंगे, निगमन वो सीख गए हैं, ड्राइंग यहाँ पर सीख गए हैं, प्रॉपर्टीज़ वो सॉल्व करना सीख गए हैं, रिलेशन वो सीख गए हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो क्या लगाना सीख गए हैं, लॉजिक लगा रहे हैं। यहाँ से वो जब यहाँ पहुँचेंगे, निगमन निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं, वो लॉजिक की वजह से कर रहे हैं। तो बच्चों में लॉजिक डेवलप हो गया है, 1 2 3 4 5 और आखिरी के 2 स्टेज 6, सेकंड लास्ट 5 स्टेज इसमें है। जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है रिगोर। रिगोर मतलब होता है जो उनने सीखा है, ये रिगोर रहेगा। उसको क्या करेंगे, वो दृढ़ता प्रदान करेंगे। रिगोर मतलब होता है जो सीखा है उसे रिजिडिटी प्रदान की जाएगी, दृढ़ता प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, जो स्किल्स या लॉजिक्स उसने सीखे हैं तो वो यहाँ पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो ये अप्लाइड स्टेज आ जाती है नॉलेज की। सीखना कहाँ से स्टार्ट किया था, देखा, फिर बोला, फिर ड्रॉ किया, फिर लॉजिक सीखा, और फिर उसी को क्या कर लिया, उसने रिजिड बना लिया, जैसा बच्चे करते हैं। ट्रायंगल को देखा, फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को और आगे जाके हमने रिलेट करना शुरू कर दिया, मीडियन और जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उससे, फिर परपेंडिकुलर से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया। जब हम रिलेट करना सीख गए, वहाँ पर हमने लॉजिक सीख लिया, वहाँ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखे, लॉजिक सीख गए, तो फिर हम क्या करेंगे, उस नॉलेज को सत्य मानकर उसे रिजिड फॉर्म में स्टेबल कर देंगे अपने दिमाग में। इस तरह से बच्चा ज्योमेट्री सीखता है, ऐसा वैन हेले का कहना है। और ये अलग अलग स्टेज आप यूट्यूब पर भी लेक्चर पड़ा हुआ है, वैन हेले का मॉडल, वहाँ जाकर आप देखेंगे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है, सबसे प्राचीन शाखा। देखो, गणित के उदय के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में गणित का उदय माना जाता है, और गणित को जोड़कर देखा जाता है किससे, ज्योतिष से। और ज्योतिष का मतलब होता है ग्रहों के बारे में जानकारी। और ग्रहों के बारे में जानकारी यदि आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। आप किसी भी ज्योतिष के पास जाएंगे, वो अपना कैलेंडर निकालते हैं और कैलेंडर में संख्याएं दिखती हैं आपको। अगर संख्याएं दिखेंगी तो वहाँ पर उन्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करना क्या कहलाता है, गणित में संख्या और सॉल्व करना किससे जुड़ा हुआ है, अंक गणित से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पुरानी जो ब्रांच होगी वो कौन सी हो जाएगी, अंक गणित। चूंकि गणित को सहायक विषय के तौर पर स्टार्ट किया था, लेकिन वो मुख्य विषय के तौर पर स्थापित हुआ। गणित की विशेषता है वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समन्वयशीलता, भावात्मकता। तो गणित की जो सबसे खास विशेषता है वो है वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है उस पर इमोशंस का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपको 10 बहुत अच्छी संख्या लगती है, तो आपके इमोशंस कितने भी हो जाएं, 3 का स्क्वायर कभी आपको 10 नहीं मिलेगा। 3 + 4 आपको कितने भी इमोशनल हो जाओ, आपको 10 पर नहीं ले जाएगा, वो आपको 7 पर ही ले जाएगा। तो जो वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है आपके इमोशंस से दूर ये रहता है, हर जगह पर ये वैसा ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज इमोशंस का नहीं होता। जो व्यक्ति का प्रभाव है इस पर नहीं पड़ता, इमोशंस वगैरह। तो ये मैथ्स की सबसे खास विशेषता मानी जाती है। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब है व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है, वैसा नहीं होता है। समन्वयशीलता रहती है, इसमें समन्वय बनाने का थोड़ा बहुत बोल सकते हैं समन्वय का, लेकिन पूरी तरह से समन्वय पर नहीं जब वस्तुनिष्ठ है। भावात्मक, भाव तो हटा ही दो, मैथ्स भाव की बात नहीं है, मैथ्स जीने की बात है। तो आंसर होगा हमारा वस्तुनिष्ठता। हाँ, मैथ्स को करने से कॉन्फिडेंस आता है, ये आप ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में मिलता है बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, डेफिनेटली आता है।
100% वो आंसर ठीक होता है। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो यह संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी, ये कहना था मिस्टर यंग का। यंग का ऐसा कहना था सभी कुछ नष्ट हो जाएगा यदि मैथ्स को हटा दें। और आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस थे वो हर चीज़ में हम खड़े हैं उसमें मैथ्स है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में मैथ्स है, जो हम देख रहे हैं हर चीज़ में मैथ्स है। आपने 3 इडियट देखा होगा, इस चीज़ को वहाँ पर दिखाया गया था कि वो चारों तरफ देखता है तो उसे हर चीज़ में फिजिक्स और मैथ्स दिख रहा था। फिजिक्स और मैथ्स में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो वो की बात किसने बोली थी? यंग ने बोली थी। तो आंसर होगा हमारा यंग। अब हम चलें अगला, विद्यार्थी ज्ञान और संकल्पनाओं का उपयोग नवीन समस्याओं को हल करने में कर सकता है। विद्यार्थी ज्ञान और संकल्पनाओं का उपयोग, अब यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर देखें जो उपयोग की बात आ जाती है, उपयोग नवीन समस्याओं को हल करने में तब कर सकता है जब हम ज्ञान के उद्देश्य को समझें। ज्ञान के उद्देश्य किसने दिए थे? ज्ञान के उद्देश्य दिए थे मिस्टर ब्लूम ने। 3 उद्देश्य दिए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान के उपयोग को लेकर 3 नियम 3 उसमें बांटा गया था ब्लूम ने, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये 3 उद्देश्य लिए थे। यहाँ किसकी बात कर रहा है? ज्ञान की बात कर रहा है। विद्यार्थी ज्ञान और संकल्पनाओं का उपयोग नवीन समस्याओं को हल करने में किस प्रकार से करता है या कैसे कर सकता है? तो मॉडल को ही आप समझ लें। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको जो ज्ञान है वो क्या होगा? प्राप्त होगा तो आपको उस ज्ञान का क्या होगा? बोध होगा। आपको ज्ञान का बोध होगा, आपको ज्ञान की जानकारी होगी, आपको ज्ञान की समझ होगी। यदि आपको ज्ञान मिल गया है, आपको उसका बोध हो गया है, तो आप क्या करेंगे? उस ज्ञान का प्रयोग करेंगे। प्रयोग से क्या होगा? आप में विश्लेषण की क्षमता डेवलप होगी। विश्लेषण यदि आप करेंगे तो विश्लेषण के बाद आप क्या करेंगे? नई चीज़ें बनाना भी सीख जाएंगे। संश्लेषण करेंगे तो फिर क्या होगा? मूल्यांकन उसका किया जा सकता है। तो प्रयोग इसमें आ रहा है। सबसे पहले क्या रहा है? विद्यार्थी यहाँ पर वो क्या करेगा? उसे अप्लाई करेगा समस्याओं को हल करने में, नवीन समस्याओं को हल करने में। तो ज्ञान के बाद बोध के बाद क्या होगा? प्रयोग। ज्ञान मिला, उसकी समझ आई तो वो क्या करेगा? प्रयोग करेगा, उसको यूज़ करेगा नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो प्रयोग कर लेगा। जैसे आपने कोई भी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आपने सीखी, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी सीखने के बाद आप क्या करेंगे? उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपको हुआ, आप उसे समझ लेंगे तो आप जाकर उसे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। उससे जाके आप अगर आपने अप्लाई किया, प्रयोग किया उसका, तो आप नई चीज़ें क्या करेंगे? उसमें नई कंडीशंस में उसे प्रयोग करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस उसका करेंगे। एनालिसिस जब कर लेंगे तो आप कंडीशन में आ जाएंगे कि नई चीज़ें आप बनाकर दे दें। तो आप क्या करेंगे? संश्लेषण करेंगे और फिर क्या किया जाएगा? उनका मूल्यांकन किया जाता है। ये कहना था ज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं ब्लूम के, ये उसका स्ट्रक्चर रहता है। 6 पार्ट इसमें रहते हैं। इसमें आगे चल के चेंज किया गया था, संश्लेषण को हटाया गया था। तो वो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, और 100% ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन होना है। आप ये मानकर चलना ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन होगा, तैयार रहना उसके लिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए लिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से अपन को पता होना चाहिए? किसके लिए? गिनती के लिए। समूह बनाना होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। समूह बनाना बच्चों को आना चाहिए। एक संगतता आनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, गिनती के लिए संख्या नाम को अलग से पढ़ना। जैसे रैंडम कोई संख्या दे दी, तो गिनती सीखने के लिए वो बहुत ज़रूरी नहीं है, जो पहले से पता होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। क्रमबद्धता, गिनती तो क्रम में ही सीखेगा ना बच्चा। समूह बनाना, ग्रुपिंग करना सीखेगा, 1 to 10, 1 to 20, 1 to 5, एक संगतता, एक से
रिलेट करके वो सीखेगा। तो डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं। तो 4 चरण, इसको तो आप याद रख सकते हैं और बहुत सिंपल भी है। सबसे लास्ट में क्या डेवलप होते हैं? सबसे लास्ट में गणित के चिन्ह डेवलप होते हैं। तो प्रतीक जहां लास्ट में नहीं होगा उसे अपन हटा देंगे। डी ऑप्शन में नहीं है प्रतीक, इसमें नहीं है। प्रतिदिन की भाषा, निश्चित रूप से गणित की परिस्थिति की भाषा, ठीक है, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा। अब पहले तो परिस्थिति की भाषा आती है। परिस्थिति की भाषा होती है जो विकास में सहायक होती है और सामंजस्य स्थापित करने से स्टार्ट की जाती है। या परिस्थिति की भाषा हम बोले बच्चों को हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस देना स्टार्ट करें, भाषा वाले प्रश्न देना स्टार्ट करें, उसी को कहा जाता है परिस्थिति की भाषा। 2 दर्जन ये हैं, इसको इतने दे दिए, इससे इतना ले लिए, उसे परिस्थिति की भाषा कहा जाता है। स्थितियां बना के भाषा दी जाती है। तो आप इसे मार्क करके लिख सकते हैं। परिस्थिति की भाषा से मतलब है जो कंडीशनल क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब हम चलें आगे। अगला परिस्थिति की भाषा आ जाएगा। गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा नहीं, गणितीय परिस्थिति की भाषा ये बाद में ले रहा है, जबकि ये पहले होता है। फिर आता है गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा। उसके बाद जो समस्याओं को सॉल्व करने की लैंग्वेज होती है वो आती है, और लास्ट में उनका प्रतीक बना दिया जाता है कि जब हमने पढ़ा तो उसके लिए क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, इनटू आएगा, डिवाइड आएगा, क्या आएगा, वो किसके बाद आता है? परिस्थिति की भाषा के बाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है गणित में प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण क्या होता है? प्रतिचित्रण होता है मैपिंग करना, डायग्राम्स बनाना, उनको समझना। फिर उसके बाद बोल रहा है स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। अब प्रतिचित्रण में स्थानिक चिंतन क्या आ जाएगा? स्थानिक चिंतन को अगर देखें तो स्थानिक चिंतन आ जाता है किसी विषय को लेकर। स्थानिक चिंतन ये अलग से टॉपिक बनता है, स्थानिक चिंतन। हालांकि मैपिंग भी अलग से टॉपिक है, उसके अंदर आ जाता है स्थानिक चिंतन। स्थानिक चिंतन होता है, जैसे आपसे बोला एक चतुर्भुज ABCD है, आपने कुछ भी ABCD दिमाग में सोचना शुरू कर दिया, उसका एक विकर्ण आपने AC सोच लिया। जब आप विजुलाइज कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को सीधे दिमाग में ले जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहलाता है स्थानिक चिंतन, विजुलाइजेशन। ये विजुलाइजेशन अकेला ज्योमेट्री में नहीं होता है। हाँ, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अकेले ज्योमेट्री में नहीं होता है। ये दूसरी ब्रांचेज में भी बराबर रहता है। मैपिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ से जुड़ा है। अपन को देखना है कौन सा सत्य नहीं है। तो प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को डेफिनेटली बढ़ाएगा। आपसे बोला लंब डाला, आप तुरंत सोचने लगेंगे एक त्रिभुज में लंब डाला। आपसे बोला समचतुर्भुज, तुरंत आपके दिमाग में डायग्राम समचतुर्भुज का बन जाएगा। तो स्थानिक चिंतन को क्या कर रहा है? ये बढ़ाता है विजुलाइजेशन को। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। डेफिनेटली अनुपातिक जो विवेचन है उसे प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि जो मैपिंग की जाती है वो अनुपात के हिसाब से ही की जाती है। आपसे बोल दिया एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो आप एक जितनी भी खींचोगे 10 सेंटीमीटर ना खींच के कितनी भी खींची उसके आधी खींच दोगे, दूसरी 5 सेंटीमीटर की। तो आप किस में चल रहे हो? अनुपात में चल रहे हो, वो अनुपातिक विवेचन में जाता है। गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गणित पाठ्यक्रम का भाग है प्रतिचित्रण, इसीलिए तो ज्यामिति में इसको लिया जाता है। तो अपना आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ये गणित पाठ्यक्रम का भाग है। इसमें 3D भी शामिल हो जाता है। प्रतिचित्रण से गणित के कई विषयों का समाकलन किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। जब हम स्थानिक चिंतन पढ़ रहे हैं तो इसमें दूसरे जो विषय आ जाते हैं, जैसे मेंसुरेशन भी आ जाता है, उसको भी इसमें ले जाके देखा जा सकता है। एक गाय रस्सी से बंधी हुई है और इतना वो चल रही है, ये क्या है? विजुलाइजेशन है। मेंसुरेशन आप इसमें ले जाकर देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ले जाके सॉल्व की जा सकती हैं। ये पाठ्यक्रम का भाग है, इसलिए अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 3D रेशियो वगैरह सभी आ जाते हैं, 3D भी इसमें आ जाता है, ध्यान रखना। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आज के जो
क्वेश्चंस हैं आपको ठीक लगे होंगी, और जो सलाह आपसे मांगी गई है कि क्या 40 क्वेश्चन लें, इसमें साइंस भी डालें, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। जुड़े रहें और अपने परिवार को बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम सभी को।